315 पेजों का पूरा वर्डिक्ट आया है, जिस वर्डिक्ट के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने नवादा के पूर्व विधायक और आरजेडी के पूर्व नेता, हालांकि अभी भी वो अपने आप को आरजेडी के ही कहते हैं, उनको बरी कर दिया गया है। बेल नहीं दिया गया है, बरी किया गया है। एक ऐसे केस में जिसमें एक नाबालिग के साथ रेप करने का आजीवन कारावास, पॉस्को एक तमाम तरह के धाराएं लगी हुई थी। 6 लोगों का इसमें कन्विक्शन हुआ था, जिसमें से कि 3 लोग अभी भी जेल में थे, 2 लोग जेल काट करके बाहर निकल चुके थे और एक बेल में थे, और सभी को बरी कर दिया गया है। कैसे ये समझ में नहीं आता है कि वही व्यक्ति जब सत्ता के साथ नहीं होता है तो उसे सजा मिलती है उन्हीं एविडेंस के आधार पर, और उसी जांच और उसी पुलिस और उसी एविडेंस के आधार पर जब वो सत्ता के आने के करीब होता है तब उसे छोड़ दिया जाता है। अनंत सिंह को छोड़ा गया और अब राजवल्लभ यादव को छोड़ा गया है। हम ये जज नहीं कर रहे हैं कि कौन सही था कौन गलत था, हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि उस 315 पेजों का जो वर्डिक्ट है उसको पढ़ने के बाद किस किस आधार पर राजवल्लभ यादव को छोड़ने का कोर्ट ने फैसला लिया है। हम इस बात पे बिल्कुल भी जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि जो कोर्ट ने किया वो सही किया गलत किया, राजवल्लभ यादव सही में अपराधी हैं नहीं अपराधी, हमें नहीं पता। कोर्ट को जो पता है हम सिर्फ वो बता रहे हैं, और कोर्ट को आज से 2018 में 16 में जो पता था, पुलिस को जो 16 में पता था और आज जो पता चला है, दोनों में कितना अंतर हो जाता है। सेम एविडेंस सेम जांच में, वही हम आपको बताएंगे। इस अगर पूरे केस को अगर आप देखिएगा जिस आधार पर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो उसको आप 6-7 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आधा घंटा के आसपास आपको टिके रहना होगा, लेकिन इसके बाद आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी कहीं भी कोई शंका नहीं रहेगी, क्योंकि 315 पेज पूरा हमने कल शाम से पढ़ लिया है। तो 2-4 पॉइंट जो शॉर्ट में पहले समझ लीजिए जिस आधार पे इस केस को पूरा वर्डिक्ट दिया गया है, वो ये है कि पहला मेडिकल रिपोर्ट जो लड़की का बनाया गया है, उस मेडिकल रिपोर्ट 2 बनाए गए। पहला मेडिकल रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया, जो पहले सेशन कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था जिसमें कि उनको कन्विक्शन हुआ था, जिसमें उनको सजा दी गई थी, उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया गया था और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट फिर से बोर्ड बना करके बनाया गया था। तो एक ये कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आया जो हाई कोर्ट ने इसको नोटिस लिया। दूसरा वहां पे ये आता है कि जो वो है जो लड़की है जिसका रेप होने का आरोप लगाया गया, उसके स्टेटमेंट में, उसके फादर के स्टेटमेंट में और उसकी बहनों के स्टेटमेंट में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये कोई सुनवाई पटना हाई कोर्ट में नहीं हुआ है, सुनवाई जो है वो सेशन कोर्ट में हुआ है। उसी स्टेटमेंट को पढ़ करके और हाई कोर्ट कह रही है कि इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है, वकील हाई कोर्ट मिल करके कह रही है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि अंतः विरोधी है उनके बात। कभी कुछ बोल रही है, एफआईआर में कुछ लिख रही है, जब कोर्ट के सामने कुछ लिख रही है, पुलिस के सामने कुछ और बोल रही है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा एविडेंस दिए गए कोर्ट को, जिसके आधार पर ये कोर्ट ने तय किया कि नहीं, ये केस पूरा का पूरा रिगिंग लगता है, कि ये प्लॉटेड सा लगता है, पूरा प्लानिंग किया हुआ लगता है। अब अगर प्लानिंग किया हुआ भी है था तो उसमें इन्वॉल्व कौन थी? पुलिस को लताड़ इस वर्डिक्ट में लगाया गया है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया गया है, और इसी आधार पर इनको छोड़ा गया है कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया है तो इसकी सजा आप राजवल्लभ यादव को नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ आधार हैं। इसके अलावा ये भी सामने आया, जिसको आधार बनाया कोर्ट ने, कि जो लड़की है वो हैबिचुअल सेक्स ऑफेंडर, या कह सकते हैं हैबिचुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, और वो बहुत लंबे समय से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। तो उसको आप, जैसा कि लड़की कहती थी कि उसने कभी सेक्स नहीं किया है और उसके साथ रेप किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में रेप का नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें उसमें आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है उस पूरे वर्डिक्ट में कि 6 तारीख को ये घटना घटती है रात में, 9 तारीख को जाकर के वो होता है, इसमें एफआईआर होता है। तो 3 दिन आखिर डिले क्यों हुआ? फिर उसके बाद जो इनके फादर का कॉल रिकॉर्ड, लड़की का फ़ोन, उनकी बहन है उनका कॉल रिकॉर्ड, ये सबको तलाशा जाता है। तो बहुत सारे एविडेंस आते हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। उदाहरण के लिए, जिस दिन पुलिस कह रही है और उसके फादर भी कह रहे हैं, लड़की भी कह रहे हैं कि ये तीनों मिल करके अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ पे घटनाएं घटी थी, जहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ इनकी रुकी थी, वहाँ पे जाके पुलिस शिनाख्त कर रही थी। उस दिन इस व्यक्ति का, इनके पिता का, लड़की के पिता का जो फ़ोन का लोकेशन है वो उनके गांव का दिखा रहा है।
जिस दिन ये कह रहे हैं कि मैं लड़की को देख, जब मुझे पता चला कि लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उस दिन मैं शाम को पहुंचा लड़की के पास, यानी कि बिहार शरीफ में। लेकिन उस दिन का उनका लोकेशन गांव का दिखा रहा है, उसके अगले दिन सुबह तक उनका गांव का लोकेशन दिखा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप एक एक करके पूरा कहानी की तरह हम आपको बता देते हैं, पहले दिन से लेकर के 6 तारीख की घटना जब शुरू होती है लगभग 3 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास। पूरी घटना ये है कि जो लड़की है वो अपनी 2 बहनों के साथ और 1 भाई के साथ 4 लोग वहां पे बिहार शरीफ में किराए का मकान लेकर के रहते हैं। माता पिता घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं और ये लोग पढ़ाई करते हैं। ये 10th क्लास में पढ़ रही थी, इसकी बहन 11th क्लास में, कोई 12th क्लास में पढ़ रहा है, भाई उससे नीचे पढ़ रहा था, एक छोटी बहन भी थी। तो ये लोग वहाँ पे पढ़ते थे, कोचिंग जाते थे, सब कुछ करते थे। और उसी में इनकी गार्जियन के रूप में सुलेखा देवी, जो कि जेल में बंद थी, उनको भी कन्विक्ट किया गया था। सुलेखा देवी से इनका अच्छा जान पहचान था, उनको ये गार्जियन मानते थे। सुलेखा देवी इनके घर पर आते जाते थे। तो सुलेखा देवी ने इनको इन्वाइट किया कि किसी बच्चे का बर्थडे है तो बर्थडे में चलो साथ में। ये तो तैयार नहीं हुई, जो क्योंकि 4 लोग थे तो चारों के चारों तैयार नहीं हुए, उसमें से एक तैयार हो गई, यानी कि जो लड़की जिसको ले जाया गया। अब उसमें कॉन्ट्रडिक्शन यहीं से हम आपको बताते चले जाते हैं कि कैसे गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सुलेखा देवी के साथ ये लड़की जाने को तैयार हो गई और उसकी बहन ने बोला कि तुम ही चले जाओ, जबकि उसकी बहन ही ये कह रही है अपने स्टेटमेंट में, FIR कोर्ट को जब स्टेटमेंट दिया है तब वो कह रही है कि हमारा सुलेखा देवी से अच्छा नहीं पट रहा था। इसके पहले भी ये 2 बार हमें बर्थडे में बुलाई थी, लेकिन 2 बार हम नहीं गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो हम चले गए। और चले भी गए ऐसे कि रात भर लड़की गायब रही, लेकिन कोई भी इसने सुलह नहीं लिया, वो हम आगे बताएंगे। तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि जब 2 बार नहीं गए थे तो तीसरी बार क्यों गए थे, और वो भी अकेले क्यों भेज दिए, और वो भी इतना दूर। तो पहला सवाल ये उठता है। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे आ जाइए कि जो FIR है, FIR में लड़की कहती है कि उनको लेने के लिए सुलेखा देवी खुद आई थी, जबकि कोर्ट के सामने कह रही है कि नहीं, उनको लेने के लिए सुलेखा देवी की बेटी बच्ची देवी आई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन समझिए कि जब ये लोग जा रहे होते हैं तो बताया जाता है लड़की को कि यहाँ पे कोई एक नाला है, वहाँ पे जाना है, वहीं पे बर्थडे होगा, इनका सेलिब्रेशन होगा, जिसके पास भी जाना है। और इनके साथ 3 लोगों का चर्चा होता है जाने के, इनके साथ 3 लोग थे। ये FIR में कह रही है कि 3 लोग थे, सुलेखा देवी, उनकी बेटी बच्ची देवी और उनके साथ उनका छोटा सा 7-8 साल का बच्चा था, एक बच्ची थी एक, जिसका नाम था टुक टुक। ये तीनों लोग थे। लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में कहते हैं नहीं 3 लोग नहीं था, बच्चा नहीं था, बच्चा तो बख्तियारपुर से आया है, बच्चा वहां से नहीं था। ये कॉन्ट्रडिक्शन और इन्हीं सारे कॉन्ट्रडिक्शन, ये अंतःविरोध जो स्टेटमेंट में आया है, इन्हीं को आधार बनाया है कोर्ट ने, और भी मेडिकल रिपोर्ट भी बनाया है, सब कुछ बताएंगे। तो धीरे धीरे चलिए आगे बढ़िए। तो अब ये लोग चलते हैं, टोटो लेते हैं और टोटो लेकर के ये नाले की तरफ ना जाकर के बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। ये लड़की कहती है FIR में कि मैं पूछता हूँ कि उधर क्यों जा रहे हैं, तो हम पहले, सुलेखा देवी इस लड़की को बताती है कि हम पहले जाएंगे बख्तियारपुर में मेरी सास है, उनको भी लेंगे और उसके बाद फिर कहीं और है बर्थडे, जबकि बताया तो गया था कि नाले पे बर्थडे है। तो अब पहला सवाल उठता है कि अगर वो उतना दूर जा रही है, बख्तियारपुर जा रही है, अकेली आप लड़की हैं, 15 साल आप अपना उम्र कह रहे हैं, तो फिर आप क्यों गए उनके साथ? पहला सवाल यही खड़ा होता है। आप वहीं से वापस हो सकते थे, पीछे हट सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगी, और वो भी कह रहे हैं कि आपका उनके साथ अच्छा संबंध नहीं था, पिछले 2 बार आप उनके बर्थडे में नहीं गए हैं। तो ये एक सवाल उठता है। अब यहाँ से फिर वो बस लेते हैं और बस लेकर पहुंच जाते हैं बख्तियारपुर। ये 4 बजे की घटना घट रही है। 6 बजते बजते ये लोग 7 बजते बजते बख्तियारपुर पहुंचते हैं, 6 बजे के आसपास। वहां जाकर के ये लोग जो इनकी नानी है उनके यहाँ जाते हैं और वहां पे उनके यहाँ चिकन बनता है, खाना खाया जाता है, और वहां पे एक बच्चे को छोड़ दिया जाता है। हालांकि अगर वो बच्चा था, तीसरा बच्चा जो टुक टुक था, अगर वो था तो उसे छोड़ दिया जाता है और एक दूसरे बच्ची को वहां से साथ में लिया जाता है। वो बच्ची कौन थी उसका कोई अता पता नहीं है, ना तो उसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस किया गया है। तो वहां से फिर ये लोग बख्तियारपुर से निकलते हैं चलने के लिए कि अब चलेंगे, जाएंगे हम लोग बर्थडे मनाने के लिए। जब बख्तियारपुर स्टैंड पे आते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद कलर की एक बोलेरो गाड़ी खड़ी होती है। उस सफ़ेद कलर की बोलेरो गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2-3 लोग और भी पहले से होते हैं, और उसमें
एक राधा देवी है, वो भी आ जाती है, सुलेखा देवी भी होती है और एक बच्ची और उसके साथ 2-3 मर्द लोग। ये लोग सब लोग उसमें बैठ करके चले जाते हैं। जब वहां से वो चलते हैं, उसके बाद फिर बिहार शरीफ पार करते हैं, उसके बाद फिर गिरियक आता है। तब लड़की को पूछती है कि भाई हम इतना दूर, और ये सब गिरियक पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए थे रात के। गिरियक जब ये पहुंचे हैं तो 11:30 बज गए हैं और तब तक लड़की को कोई होश नहीं है। 11:30 रात बज चुके हैं, 4 बजे की निकली हुई है, उसकी 2 बहनें घर पे बैठी हुई है, एक भाई छोटा सा बैठा हुआ है, इसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन उस बहन के पास तो मोबाइल है और बहन के साथ साथ बहन के पास सुलेखा देवी का भी मोबाइल है। कॉल रिकॉर्ड में एक भी फोन इस लड़की के भाई ने या बहन ने या पिता ने, किसी ने भी सुलेखा देवी को फोन नहीं किया पता करने के लिए इतना लेट क्यों हो रहा है, जबकि 11:30 बज चुका था। अब गिरियक पहुंचते हैं ये लोग। गिरियक पहुंचते हैं तो इस लड़की को कैसे पता चलता है कि गिरियक पहुंच चुके हैं? एफआईआर में ये कहती है लड़की कि गिरियक में इन्होंने एक बोर्ड देखा, उस बोर्ड पे गिरियक लिखा हुआ था, तब पता चला कि ये गिरियक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन जब कोर्ट में पेश होती है, जब कोर्ट में इस लड़की से पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला आप गिरियक पहुंच गए हैं, तब ये कहती है कि सुलेखा जी ने मुझे बताया कि हम गिरियक पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी कॉन्ट्रोडिक्शन है। उसके बाद फिर यहाँ से ये लोग चल जाते हैं एक चिमनी के पास है, और ये लड़की कह रही है कि अंधेरा बहुत था, इसलिए बहुत सारी चीजें दिख नहीं रही थी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं। चिमनी के पास जाते हैं। चिमनी में बाउंड्री लगा हुआ था, अंदर क्या है हमें नहीं दिखा। जब बाद में उसका इंस्पेक्शन किया जाता है चिमनी का, तो पता चलता है वहां पे 5 चिमनी है। वो हम बताएंगे इंस्पेक्शन जब हुआ था तब क्या हुआ था, उसका क्या ड्रामा है वो भी बताएंगे। फिलहाल चिमनी पे से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिमनी पे से गाड़ी निकल आगे बढ़ती है और एक अननोन जगह पे जाती है, जहां पे कि लड़की के एफआईआर स्टेटमेंट के अनुसार 4 मंजिले की एक सफेद कलर की बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग के अंदर ये लोग प्रवेश करते हैं और तीसरे मंजिल पे जाकर के इनको बिठाया जाता है। वहां पे ये लोग को फिर से खाना पीना खिलाया जाता है और ये सब करते करते लगभग 12:30 बज चुके हैं और वहां पे पहली बार इस लड़की को शक होता है। अब शक होने के भी 2 कारण दिए जाते हैं। पहला कारण ये लड़की देती है कि जब जो एफआईआर है, ये एफआईआर में ये बता रही है कि जब इस लड़की के सामने एक छोटी बच्ची, पहले लड़की को ये बोल दिया गया कि पूछा इस लड़की ने वहीं पे, अच्छा लड़की जो है वो पहली बार सुलेखा देवी से पूछती है कि ये तो हम लोग बर्थडे में आए नहीं है, ये कहाँ आ गए हैं। ये पहली बार तब पूछती है जब तथाकथित ये राजवल्लभ यादव जी के घर पे पहुंच चुकी होती है और वहां पूछती है। तब उनसे सुलेखा देवी पहली बार कहती है कि हम बर्थडे मनाने नहीं आए हैं, हम एक सर से मिलाने आए हैं, सर तुम्हें कुछ सवाल पूछेंगे, जो वो जैसा कहेंगे वैसा तुम करना। और ये सर कौन होंगे? सर राजवल्लभ यादव होंगे। उसके बाद फिर उस लड़की को 2nd फ्लोर पे लाया जाता है। 2nd फ्लोर पे जहाँ पे पहले से ही राजवल्लभ यादव शराब पी रहे होते हैं, और उसके बाद फिर राजवल्लभ यादव सुलेखा देवी को भी शराब पीने के लिए ऑफर करते हैं, लड़की को भी ऑफर करते हैं, लड़की मना करती है और उसी समय 8 साल की उस लड़की को लाया जाता है उस कमरे में। तो राजवल्लभ यादव जी का 8 साल की लड़की को देख करके जवाब होता है कि नहीं इस लड़की बहुत कम उम्र की है, इसको भी बाहर निकालो, इसके साथ नहीं करेंगे। लड़की को बाहर कर दिया जाता है। तब लड़की कहती है, पहली बार ये एडमिट करती है कि उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो रोने लगती है, ऐसा एफआईआर में वो लिखती है। लेकिन तब तक लेट हो चुका था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट उसका है कि राजवल्लभ यादव ने उसे जबरदस्ती मुंह में सिगरेट दिया, सिगरेट पीने को मजबूर किया, शराब पीने को भी मजबूर किया, लेकिन शराब उसने नहीं पिया, ये उनका कहना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो सकता है, इसको देखने वाले लोग इस चीज़ को पहले ही आगाह कर देते हैं कि इसके बाद का थोड़ा सा स्टेटमेंट एक्सप्लिसिट हो सकता है। उसके बाद लड़की का स्टेटमेंट है कि जो सुलेखा देवी है वो थी कमरे में, राजवल्लभ यादव थे और वो लड़की थी, और बाकी चौथा कोई नहीं था। बाहर कमरे के बाहर 3-4 लोग थे जो गार्ड वगैरह के लोग थे, राजवल्लभ यादव के ही लोग थे। सुलेखा देवी, इसका कहना है सुलेखा देवी ने उसको बोला कि बेड पे लेट जाओ, जब नहीं लेटी तो उसका पजामा उतार दिया। और वो कह रही है, अच्छा ये भी देखिए यहाँ पे एक और कॉन्ट्रोडिक्शन, एफआईआर में कह रही है कि मेरा कपड़े से मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, और जब कोर्ट के पास स्टेटमेंट देती है तब ये लड़की कहती है कि मेरे मुंह में कपड़ा नहीं ठूसा गया, बल्कि आंचल, जो सुलेखा देवी है वो अपने आंचल से मेरा मुंह बांध दी। तो दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन है। यहाँ से आगे बढ़िए। अब जो ये डिस्क्रिप्शन दे रही है कि राजवल्लभ यादव उस लड़की के साथ रेप करते हैं और सुलेखा देवी वहीं पे है, सुलेखा देवी इस लड़की का दोनों हाथ पकड़ी हुई है और राजवल्लभ यादव रेप कर रहे हैं, ये बड़ा फिल्मी सा नहीं लग रहा है आपको? इस तरह के रेप होना, जहाँ पे कि एक औरत है, वो औरत
एक लड़की का हाथ पकड़े हुए दोनों, और जो विलन है वो रेप कर रहे हैं, और वो रेप 1.5 घंटा चलता है। भाई कैसा रेप था वो, इसके अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार 1.5 घंटा वो रेप चलता है। और उसके बाद फिर उस लड़की को 3rd फ्लोर पे फिर से वापस भेजा जाता है, और 3rd फ्लोर पे उसको कहा जाता है पहले तुम नहा लो, उसके बाद सो जाओ। लड़की नहाती है, एविडेंस मिटाने के लिए भी नहाया जाता है, लड़की को नहलाया जाता है, और फिर उसको बोला जाता है सो जाओ। लेकिन चूंकि लड़की डिस्टर्ब थी तो वो सोई नहीं, और सुलेखा देवी बगल वाले कमरे में बाहर निकलती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। कुछ पैसे की डीलिंग हो रही थी कि लगभग 30,000 का, और जो डीलिंग हो रही है FIR में जो कह रही है वो कह रही कोई बाहर लोग थे उनके साथ डील हो रहा था। जब कोर्ट में जाती है तब कहती है नहीं, लोगों के साथ डील नहीं हो रहा था। मैं जब 4 बजे उठी, जब 4 बजे निकलने का बारी आया, 4 बजे हम राजवल्लभ यादव के घर से अपने घर के लिए निकलने वाले थे, तब जब मैं तैयार व्यार हो रही थी तब मैंने बगल वाले कमरे से या कमरे के बाहर से आवाज़, झगड़ा सुनाई दिया मुझे। बच्ची देवी और सुलेखा देवी के बीच में झगड़ा हो रहा था पैसे को लेकर के। 2 कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। FIR में कह रही है कि बाहर आदमी के साथ किसी के साथ पैसे को लेकर भगझक हो रहा था, कोर्ट के सामने कह रही है कि सुलेखा देवी और बच्ची देवी यानी बाप बेटी के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा था। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अब वहां से निकल जाइए, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। लड़की ये कहती है कि वहां से जब ये निकलती है तो एक दूसरी गाड़ी में बैठ के जाती है, जो कि वो गाड़ी नहीं होता है जिस गाड़ी से वो आती है, बोलेरो से, सफेद कलर की बोलेरो से, किसी दूसरे गाड़ी से जाती है। लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिस गाड़ी से वो लोग आए थे उसी गाड़ी से लोग वापस गए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल हो गया। अब ये लोग वहां से निकलते हैं, इनको पहुंचाया जाता है, पहले बख्तियारपुर उतारा जाता है और फिर इसके बाद बस स्टैंड पे इनको, लड़की को उतार दिया जाता है। वहां से ये अपना टोटो करके घर आ जाती है। घर में जब पहुंचती है, यानी कि जहाँ पे किराए के मकान पे रह रही थी, किराए के मकान पे जब पहुंचती है तो वहां पे लड़की की सिर्फ छोटी वाली बहन थी। भाई का एक सबसे बड़ा जो मिस्ट्री है कि पूरे केस में भाई का, जो छोटा भाई जो इसके साथ रह रहा है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। छोटी बहन थी, छोटी बहन ने ये स्टेटमेंट दिया है कोर्ट के सामने कि जब उसकी दीदी आई तो उसके कपड़ों के ऊपर खून के धब्बे थे और वो रोती हुई बाथरूम में गई, नहाई, कपड़ा धोई और फिर आके सो गई। दीदी जो, यानी कि जो बड़ी वाली दीदी इनकी थी, वो कोचिंग गई हुई थी, सुबह 9 बजे कोचिंग चली जाती थी, 2:30 बजे आती थी। जब वो 2:30 बजे आई तब उस दीदी को इसने सारा आपबीती बताया। अब जो छोटी वाली बहन है जो उस समय थी कमरे में, उसने जो ये कहा कि उसके कपड़ों पे धब्बे थे आपके रक्त के या ब्लड के, उसमें पड़े हुए थे, धब्बे पड़े हुए थे। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल इसका उल्टा रिपोर्ट आएगा। मेडिकल रिपोर्ट भी पूरा आपको हम बताएंगे। इसके बाद फिर सारा कुछ होता है। अब इसकी बहन का कहना है, बहन का यानी कि जो बड़ी बहन है उसका स्टेटमेंट है 2 बजे वो वापस आ गई है और शाम के 7 बजे वो अपने फादर को कॉल करती है। ऐसा वो कह रही है, ऐसा वो लड़की कह रही है कि हमने 7 बजे अपने पिताजी को फ़ोन किया और उनको ये नहीं कहा कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, उनको कहा कि इसकी तबीयत खराब है, आप आ जाइए। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सारा कॉल रिकॉर्ड निकाल लेती है पुलिस। कॉल रिकॉर्ड जब निकाला जाता है तो इसके फादर का नंबर और इस लड़की के नंबर के बीच में 6, 7, 8 तीनों दिन एक भी कॉल नहीं है। तो जो लड़की कह रही है कि 7 तारीख को शाम को हमने कॉल किया, पिता को बताया, वो कहाँ से कॉल किया जब इनके बीच में कोई बात ही नहीं है जो कॉल रिकॉर्ड है। ये सबसे बड़ा एविडेंस आया सामने। उसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप 2:30 बजे आ गए हैं, इस तरह की घटना हुई, सबसे पहले आप पिता को बताएंगे या आप फ़ोन करेंगे? 7 बजे तक आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? तो फिर ये 7 हो जाता है, गुजर जाता है, 8 भी गुजर जाता है। अब फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन समझिए। 8 तारीख को इसके पिताजी कोर्ट को बता रहे हैं कि शाम को जब इसने 7 को जब इसने बताया शाम को, तो हुआ कि 8 को मैं अगले दिन जाऊंगा, क्योंकि इसके माँ का भी तबीयत खराब था, इसीलिए उनको नहीं बता रहे थे किस तरह की घटना हुई है। अब इनके पिताजी कहते हैं कि 8 तारीख को मैं पहुंचा अपनी बच्चियों के पास, रात को होते होते 6, 7, 8 बज गए थे पहुंचते पहुंचते मुझे। झूठ देखिए इसका सबसे कॉन्ट्रडिक्शन या झूठ जिसको कह सकते हैं। जब कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है इनके फ़ोन का, तो उसमें 9 तारीख की सुबह 6 बजे जब ये कॉल करते हैं अपनी बेटी को, तब इनका लोकेशन इनका गांव होता है। जब आप ये कह रहे हैं कि 8 तारीख के रात में आप
हैं बिहार शरीफ में, अपनी बेटी के पास गए हैं उसका हालचाल लेने के लिए, तो 9 तारीख की सुबह 7 बजे आपका फ़ोन का लोकेशन गांव कैसे हो सकता है? और उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 9 तारीख को 10 बजे लोकेशन हो जाता है बिहार शरीफ का। तो ये भी एक घोच-पुछ है और ये सारे एविडेंस के रूप में प्रोजेक्ट किया गया और उसी के आधार पर इनको छोड़ा गया है। तो एक एक एविडेंस को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ तक हो गया ये कॉन्ट्रडिक्शन। अब 8 तारीख को कुछ होता ही नहीं है। 6 तारीख को रेप हुआ है रात में, 7 को कुछ नहीं हुआ, 7 को बताते बताते रात हो गया, 8 को पिताजी को आते आते रात हो गया, 9 तारीख को ये पिताजी का कहना है कि वो 8 को ही पहुंच गए थे, लेकिन कॉल रिकॉर्ड कहता है कि 7 बज के कुछ मिनट था, एक कॉल जाता है लड़की का जो इसकी बहन थी उसका पिताजी को, और 10 बजे फिर वो आ जाते हैं बख्तियारपुर, ये बिहार शरीफ आ जाते हैं, जो कि एविडेंस यही कहता है। तो 7-8 तारीख को क्या चल रहा था? क्या 7 और 8 तारीख को प्लानिंग चल रहा था ये सब कुछ कि कैसे राजवल्लभ यादव को फंसाया जाए? क्योंकि ये कोई समझ के परे है कि आप 7 और 8 तारीख को कुछ हुआ ही नहीं, कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई कॉल कुछ है ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि उसकी बहन के फ़ोन पे फ़ोन नहीं आ रहा है, दर्जनों फ़ोन आ रहे हैं उसके फ़ोन पे। एक ही व्यक्ति का सिर्फ 8 तारीख को 10 कॉल आया है। तो उन सब कॉलों का डिटेल भी नहीं चेक किया। ये कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ उसकी घर में जो फ़ोन था उसका पूरा डिटेल निकालना चाहिए था, किसको किसको कॉल किया गया है। तो वो सब कॉल डिटेल नहीं किया गया है। एक उसमें सस्पिशियस है जो कि शेखपुरा से कॉल आ रहा था, 10 कॉल आया है एक दिन के अंदर। तो वो, लेकिन उसमें क्या कंक्लूजन है वो कोर्ट नहीं बता रही है। ये सिर्फ कोर्ट कह रही है कि सारा का सारा ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरा प्लॉटेड सारा कुछ किया गया था और ये फॉल्सली इनको फंसाया गया है। ये कोर्ट इस तरफ लेके जा रही है। अब आगे चलिए, अब एफआईआर करने जाते हैं। 10 बजे के आसपास ये लोग थाने पहुंचते हैं एफआईआर कराने के लिए। थाने में जाकर के एफआईआर 10-21 में, अब देखिए 10 बजे ये थाने में एफआईआर करने जाते हैं। थाने में एफआईआर जब करने जाते हैं तो इनकी लड़की की होती है, लड़की की बहन होती है बड़ी वाली, और पिता होते हैं। लेकिन 10:21 पे लड़की कि जो बहन है और उसके पिता के बीच में फ़ोन पे बात होता है। जब आप दोनों थाने में ही हैं तो दोनों फ़ोन पे क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट आइए, उसके बाद लड़की को भेजा जाता है मेडिकल के लिए, वहीं से थाने से ही। लड़की जो है वो थाने में कह रही है, वहाँ पे एफआईआर में कह रही है कि मैं अकेले गई थी। लेकिन जो लड़की का जो बहन है वो कोर्ट के सामने कह रही है कि नहीं मेडिकल के लिए हम भी गए थे, तो हम भी थे, पिताजी भी थे और बहन भी थी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे भी, और पूरे इन्वेस्टिगेशन में आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन एक एक कड़ी आपको समझ में आ जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट हो गया। मेडिकल रिपोर्ट करने वाली जो डॉक्टर थी, डॉक्टर कृष्णा थी, इन्हीं का मेडिकल रिपोर्ट होता है और ये 12 तारीख को अपना रिपोर्ट दे देती है। लेकिन इस रिपोर्ट को माना नहीं जाता, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है और मेडिकल बोर्ड जो है वो 17 तारीख को अपनी रिपोर्ट देती है। और वो रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में क्या अंतर है वो भी हम आपको बताएंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। अभी और आगे चलते हैं 10-21 के बाद। 10-21 के बाद क्या होता है कि ये लोग एफआईआर मेडिकल करा करके 2-2:30 बजते बजते अपने कमरे पे पहुंच जाते हैं, यानी कि पिता, बहन और लड़की। इसके बाद फिर पुलिस आती है इनके घर पे। पुलिस आती है तो इनसे जांच पड़ताल जो भी पूछताछ होता है, जो एक फॉर्मेलिटी होता है कि जहाँ पे इनका घर है वहाँ पे जाया जाता है। उसके साथ साथ पुलिस सुलेखा देवी के घर पे भी जाती है, लेकिन सुलेखा देवी का कमरा वहाँ पे बंद होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो कोर्ट पुलिस से पूछ रही है कि अगर सुलेखा देवी का घर बंद था जब आप गए, तो पुलिस दोबारा क्यों नहीं गई सुलेखा देवी के घर पे? क्योंकि पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुलेखा देवी के घर पे पुलिस गई ही नहीं। एक बार 10 तारीख को ही गई, 9 तारीख को ही, और उस दिन बंद था कमरा, फिर दोबारा कभी गई ही नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछती है पुलिस से कोर्ट कि आप सुलेखा देवी के घर चले गए, लेकिन आप बख्तियारपुर क्यों नहीं गए? अगर आप नहीं जा सकते तो बख्तियारपुर पुलिस को कहते हैं वहाँ से रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी घटना घटी है। आपने नवादा पुलिस को क्यों नहीं वो किया? लेकिन ये नहीं होता है। अब ये सब करते करते हो जाता है शाम, और ये कहा जाता है कि शाम को लड़की और जो उनके पिता हैं ये दोनों को स्टेशन बुलाया जाता है, पुलिस थाना बुलाया जाता है। ये लोग थाना जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कॉल रिकॉर्ड है, आप देखिएगा जो लोकेशन है वो उसी दिन यानी कि 9 तारीख को जिस दिन एफआईआर हुआ है, शाम को 7 बजे के आसपास है। उनके पिता का जो लोकेशन है वो उनका गांव है, और ये पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोर्ट को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये लोग पुलिस के साथ थे, लड़की भी थी, पिता भी थे,
और ये लोग अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ पे घटना घटी है, जहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ रुकी है, उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे 9 तारीख की रात में और 10 तारीख को। तो सुबह में ये सब चल रहा था और रात भर ये चलता रहा। गिरियक के पास गए ये लोग, गिरियक में जो चिमनी है वहाँ पे आइडेंटिफाई किया उन जगह को उन्होंने। एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि जिस जगह पे चिमनी था, जिस चिमनी की बात हो रही है, वहाँ पे 5 चिमनियाँ थी। लड़की खुद कह रही है कि इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा है, और ये लड़की जाते ही सबसे पहले बता दी कि यही वाला चिमनी था। तो अंधेरा में कैसे दिखा, ये भी कोर्ट ने सवाल पूछा कि जब वहाँ पे 5-5 चिमनियाँ हैं तो आपको कैसे दिख गया वहाँ पे। इसके अलावा एक और चिमनी का उसने जिक्र किया था लड़की ने कि वो चिमनी जो है वो दिख रहा था राजवल्लभ यादव जी के घर से, जहाँ पे ये घटना घटी है, रेप हुआ है। जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साफ आता है, और अशोक यादव जो आजकल एमएलसी हैं, भतीजा हैं उनके राजवल्लभ यादव के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप देख लीजिए राजवल्लभ यादव जी का घर जो है वहाँ से तो कोई चिमनी दिखती ही नहीं है, कहीं से कहीं कोई चिमनी नहीं दिख रही है। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन 9 तारीख और 10 तारीख को ये सब चलते रहता है इनके अनुसार। लेकिन कॉल रिकॉर्ड तो कुछ और बता रहा है, कॉल को लोकेशन बता रहा है उनके पिताजी जो है वो घर गए हुए हैं। और कौन सा ऐसा बाप होगा जो 9 तारीख को FIR कराया है, 2-2:30 बजते बजते मेडिकल हुआ है, पुलिस आई है, 3-4 बज चुका है, और 7 बजे अपने गाँव में बैठा हुआ है अपनी बेटियों को शहर में छोड़ करके अकेले। ये प्लॉटेड नहीं तो क्या है? ये एक सवाल जो कि कोर्ट पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं, कोर्ट ये सवाल पूछ रही है। इसलिए आप अगर हमारे शब्दों को आप समझ रहे हो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कोर्ट कह रही है। अब आगे बढ़िए, 11 तारीख आता है। 11 तारीख को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। अच्छा, 10 तारीख को एक और घटना घटती है। 10 तारीख को एक और घटना भी याद रख लीजिए। 10 तारीख को, 9 तारीख को रात भर ही चलते रहता है। 10 तारीख को लड़की को अकेले लेकर के पुलिस जो है वो नवादा होते हुए उसे हिसुआ तक लेके जाती है, और हिसुआ से फिर वापस नवादा लेकर के आती है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, लड़की अपने FIR में कहती है कि वो राजवल्लभ यादव को नहीं पहचानती है, वो सिर्फ चेहरा देख करके उनको पहचान लेती कि उनका नाम नहीं जानती है, ऐसा उनका कहना है उस लड़के का। लेकिन 2000 नवंबर में चुनाव हुआ है, राजवल्लभ यादव उस साल जीते थे चुनाव बिहार विधानसभा का, और 2016 फरवरी की ये बात है। उस समय, और खास करके जो चौक है, नवादा का चौक है, वहाँ पे बिग किंग साइज का राजवल्लभ यादव का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, और पूरे नवादा में पोस्टर लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति पथरा इंग्लिश से नवादा से लेकर के हिसुआ तक जाता है और उसको राजवल्लभ यादव को कोई पोस्टर ही नहीं दिखा, क्योंकि पोस्टर कहीं भी दिखता तो पुलिस को बता सकती थी यही तो आदमी है जिसका पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लड़की कहती है कि मैं इनको पहचानती नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ चेहरा देख के पहचान सकता हूँ। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। अब आ जाइए 11 तारीख है। 11 तारीख में पुलिस इनको लेके जाती है, 10 तारीख को इनको गिरियक भी लेके जाती है और मकान आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि गिरियक में मकान कोई होता नहीं है। 11 तारीख को पुलिस को पता नहीं कैसे सूद लगा, क्या हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं राजवल्लभ यादव का जो पथरा इंग्लिश में घर है, जिस 4 मंजिले की मकान की बात हो रही है, वहाँ लेके पहुँचते हैं। और ये दूर ही रहते हैं, 40-50 यार्ड पहले ही गाड़ी पुलिस अपनी खड़ी कर देती है और वहीं से पूछती है लड़की से कि देखिए यही मकान है क्या। लड़की कहती है हाँ यही मकान है, और मकान के अंदर इनको राजवल्लभ यादव भी दिख जाते हैं। जबकि आज भी आप जाके मकान जाके देखिए, और ये कोर्ट में अशोक यादव ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि उस मकान के चारों तरफ इतने सारे पेड़ हैं, उसमें बाउंड्री लगा हुआ है, कोई आदमी बाहर से देख ही नहीं सकता अंदर क्या है। तो ये कैसे बाहर से देख करके आइडेंटिफाई कर ले कि यही आदमी और यही मकान है। मकान में भी गड़बड़ ऐसे है कि ये लड़की कह रही है कि 4 मंजिला मकान है, लेकिन असल में जिस मकान में राजवल्लभ यादव रहते हैं, जिस मकान को वो आइडेंटिफाई करती है, वो सिर्फ 3 ही मंजिला है। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर यहाँ से पुलिस वापस चली जाती है। उसके बाद फिर 12 तारीख को मेडिकल रिपोर्ट आता है। मेडिकल रिपोर्ट में भी एक झोल है। जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर है वो कह रही है कि हमने इसमें एक्सरे भी दिया है, रेप में एक्सरे भी होता है। तो मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है या जो डॉक्टर है जिसने किया है पूरा एग्जामिनेशन, वो कह रही है कि इसमें हमने एक्सरे भी दिया था। पुलिस कह रही नहीं, हमने तो एक्सरे लिया ही नहीं है। अब एक्सरे को कौन खा गया ये पुलिस बताएगी। मिला जुला करके आप देखिएगा पूरे कहानी में तो आपको पुलिस और पूरे सिस्टम की मिली भगत लगती है, साफ साफ दिख रही। कई जगहों पे जज ने, हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने पुलिस के व्यवहार और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल खड़ा किया शुरू से लेकर अंत तक। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद किस आधार पे इस मेडिकल रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाता है, इस मेडिकल रिपोर्ट को नहीं माना जाता है। एक और सवाल,
जब 11 तारीख को आइडेंटिफाई, ये कोर्ट ने पूछा है, ये सवाल पुलिस से सवाल पूछा है कि जब आप उस लड़की को 11 तारीख को राजवल्लभ यादव के घर पे लेके गए, राजवल्लभ यादव आपके स्टेटमेंट के अनुसार कहा जा रहा है कि वो घर के अंदर ही थे और ये लड़की ने दिखा दिया कि यही आदमी है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर इस तरह के माइनर कोई लड़की है, उसका रेप हुआ है, तो उस केस में आदमी, अपराधी, आरोपी कितना भी बड़ा हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको तुरंत एक्शन लेकर के तुरंत उसको पकड़ना है। तो पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि जब आपको लड़की ने दिखा दिया कि यही आदमी, तो और सामने आदमी दिख रहा है तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया। पुलिस ने कहा कि भाई वो बड़े आदमी थे, वो थे विधायक थे, तो हम नहीं अरेस्ट कर पाए। बोले पुलिस नहीं, आपको अधिकार है, ये जो आपका पॉस्को एक्ट है उसमें ये प्रिविलेज नहीं दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, एमएलए को, सांसद को, कि वो एस्केप कर सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं था कि आप जाकर के पहले सर्च वारंट लाइए। तो पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि 11 तारीख को आप करते हैं और 16 तारीख को जाकर के सर्च वारंट करते हैं, 14 तारीख को जाकर सर्च, इतना दिन लंबा टाइम कैसे लगा। तीसरा सवाल फिर इसमें उठता है कि जब 11 तारीख को आइडेंटिफाई कर लिया गया है इसको राजवल्लभ यादव को, आप सर्च वारंट भी निकाल रहे हैं, लेकिन एफआईआर में नाम जो ऐड हुआ है राजवल्लभ यादव का वो 26 फरवरी को ऐड हुआ है। तो ये 11-12 दिन का कैसे हो गया गैप। फिर अब आते हैं मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि 17 तारीख को मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, सेकेंड वाला जो बोर्ड बनाती है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 17 तारीख के रिपोर्ट में और डॉक्टर कृष्णा ने जो 9 तारीख को रिपोर्ट जिन्होंने जांच किया था और जमा किया था 12 तारीख को, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस, एक तो यही समझिए कि सवाल जो उठाया गया कि पहले रिपोर्ट को क्यों नहीं माना गया। दूसरा, इस दोनों रिपोर्ट के बीच में बस एक लाइन का अंतर है। जो डॉक्टर कृष्णा का 12 तारीख को जो रिपोर्ट सबमिट हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सकता है कि फोर्स सेक्स यानी कि जबरदस्ती सेक्स किया गया है इस लड़की के साथ है। और जो 17 तारीख का मेडिकल रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ रेप कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड़की का रेप हुआ होगा, यानी कि संभावना से इनकार सिर्फ कह रहा है। दोनों रिपोर्ट ये नहीं कह रहा है कि रेप हुआ ही है, और उसके पीछे पूरा एविडेंस देते हैं। जो फर्स्ट रिपोर्ट है, अगेन अगले 1-2 मिनट थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो सकता है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर बात हो रही है, उसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस आप मान सकते हैं इसको। तो जो डॉक्टर कृष्णा ने रिपोर्ट बनाया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने 2 उंगलियां वेजाइना के अंदर डाल के देखा और दोनों उंगली बहुत इजीली इंसर्ट हुआ अंदर, जितना भी, चाहे वेजाइना का बाहर हो हिस्सा हो या अंदर का हिस्सा हो, कहीं पे कोई इंजरी नहीं थी, किसी भी तरह का कोई इंजरी नहीं था, ना अंदर ना बाहर। तो किसी तरह का कोई भी फोर्स सेक्स करने का संभावना तो बनता ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उसका जो हाइमेन है लड़की का वो बहुत पहले टूटा हुआ था, बहुत पुराना टूटा हुआ है, और ये लड़की हैबिचुअल सेक्स करती है, यानी कि ये लड़की कोई ऐसा नहीं कि 1-2 बार सेक्स की है, लगातार सेक्स करती है और बहुत लंबे समय से सेक्स कर रही है। 15 साल की लड़की और लगातार कह रही है 15 साल की हूँ मैं। वो एज के ऊपर भी आएगा, एज को भी सरकार मानने से, जज ने, पटना हाईकोर्ट ने उसके उम्र को मानने से इनकार कर दिया कि आप 15। वो कह रही कि नहीं, आप नाबालिग नहीं है। कैसे नाबालिग नहीं, क्या आधार से कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो यही कहा गया कि डबल फिंगर इंसर्ट इजीली हो गया, अंदर हाइमन टूटा हुआ नहीं था, हैबिचुअल सेक्स इसका साफ दिख रहा था, किसी तरह का ब्लड क्लॉटिंग कुछ भी नहीं था, वो अंदर किसी तरह का कोई डैमेज नहीं था, यानी कि कंसेंसुअल सेक्स था। अगर कंसेंसुअल सेक्स है तो फिर रेप नहीं हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि आप क्या एक माइनर के साथ सेक्स किए हैं। अगर हैबिचुअल सेक्स नहीं है, हैबिचुअल भी है, तो माइनर के साथ सेक्स करना ऑफेंसिव माना जाता है। 18 साल से कम की लड़की के साथ सेक्स करना ऑफेंसिव माना जाता है। तो पहला तो ये रूल आउट कर दिया गया कि सेक्स हुआ, ये जो है वो रेप हुआ ही नहीं है। अब दूसरा है कि क्या ये माइनर है, क्या ये 15 साल की है, इसको लेकर के पूरा वर्डिक्ट होता है, पूरा जो है वो हियरिंग होता है। उसमें 2 एविडेंस दिए जाते हैं लड़की की तरफ से। एक अपना जो उसका 10th का सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है, जिसमें कि 15 साल उसकी 2000 का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 का था, तो वो एक दिया जाता है। और दूसरा उसके साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि मेडिकल से भी पता कर किया जाता है कि इनकी उम्र कितनी होगी। संभावना होती है 2 साल आगे भी हो सकता है, 2 साल पीछे हो सकता है। जैसे कि मेरी उम्र अगर या किसी की आपकी उम्र अगर जाननी हो, तो अगर आपकी उम्र मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है कि 15-16 साल के आसपास होगी, तो वो 15-16 साल वो 18 भी हो सकता है
और वो 14 भी हो सकता है, 2 साल आगे भी हो सकता है, 2 साल पीछे भी होता है। एग्जैक्ट डेट मेडिकल रिपोर्ट नहीं बता पाती है। दोनों मेडिकल रिपोर्ट, जो 9 तारीख को मेडिकल हुआ है, जो 17 तारीख को हुआ है, दोनों मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है कि इस लड़की की उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच में है। अब जो मेडिकल सिस्टम जो अलाउ करता है कि 2 साल का अप एंड डाउन हो सकता है, तो अगर उसकी उम्र 17 वर्ष है, उसमें 2 प्लस कर दीजिएगा तो 19 हो जाएगा, प्लस वो हैबिचुअल सेक्स कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो 18 से ऊपर ही होगी। अब यहीं पे आप जज के क्रेडिट को सवाल खड़ा कर सकते हैं कि 18 ही क्यों आप मान रहे हैं, या 19 ही क्यों, ज़्यादा ही क्यों मान रहे हैं, कम भी तो हो सकता है। तो उसके पीछे आर्गुमेंट ये है कि अगर आप कम मानिएगा, तो अगर वो 15 कह रहे हैं तो 13 साल अगर उसकी उम्र हो जाएगी, 2 साल कम कर दीजिएगा, तब तो फिर वो लड़की जो है वो 13 साल से कम उम्र से सेक्स कर रही है, और वो कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय से सेक्स कर रही है, तो क्या वो 10 साल से सेक्स कर रही है? तो ये एक सवाल है जिसके आधार पर जो लैक ऑफ एविडेंस है उसका बेनिफिट दिया गया राजवल्लभ यादव जी के। उसके पीछे एक ये भी कारण है कि ऑलरेडी ये लंबा समय 2018 से 2016 से लगातार ये जेल में ही थे, तो लगभग 9 साल तो जेल में इनका हो चुका था। और इसी दौरान 2 औरत जिसको जेल हुआ, जेल सजा काट करके बाहर भी निकल चुकी है, एक बेल पे भी है। तो इस आधार को भी बनाया गया कि ऑलरेडी इस व्यक्ति ने बहुत सारा जो है वो झेल चुका है, सजा झेल चुका है, जिसका ऑफेंस इसने किया नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाइए मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में सेकेंड मेडिकल रिपोर्ट को माना गया, फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट को क्यों नहीं माना गया, इस पे न पुलिस के पास कोई जवाब है, न किसी डॉक्टर के पास कोई जवाब है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जो डॉक्टर हैं जितने उस मेडिकल टीम में थे, वो सभी लोगों को कोर्ट ने बुलाया जांच करने के लिए, पूछने के लिए, और किसी भी मेडिकल के डॉक्टर ने जब कोर्ट में बुलाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ रेप हुआ ही है, क्योंकि ना बाहर इंजरी है, ना अंदर इंजरी है, ना किसी तरह का स्क्रैच का निशान है। और ये जो मैंने कहा था कि वो लड़की की बहन जो छोटी थी, जब वो अपने घर गई थी 7 तारीख को वापस रेप होने के बाद, तो उसकी बहन का स्टेटमेंट आपको याद है, जब हमने कहा था कि उसके कपड़ों पे खून के धब्बे थे। जब खून के धब्बे, जब कोई शरीर पे स्क्रैचेज ही नहीं है, जब राजवल्लभ यादव के बॉडी पे स्क्रैच नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, तो खून का धब्बा कहाँ से आ जाएगा? तो इसका मतलब वहाँ पे झूठ बोला जा रहा था। इसके बाद फिर मेडिकल पे एक और सवाल उठता है कि लड़की का मेडिकल टेस्ट तो किया गया, लेकिन सवाल उठता है कि फिर राजवल्लभ यादव का टेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर आप रेप प्रूव कर रहे हैं तो दोनों का मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन राजवल्लभ यादव का पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका मेडिकल हुआ ही नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप अगर 315 पेज पढ़ लीजिएगा तो आपको साफ साफ लगेगा कि ये तो जानबूझ करके फंसाया गया है राजवल्लभ यादव को। हो सकता है राजवल्लभ यादव की पुरानी कोई हिस्ट्री हो क्राइम का, या फिर आपराधिक छवि हो, जो भी कुछ हो, लेकिन कम से कम इस केस में सुप्रीम हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट को पढ़ने के बाद कहीं से नहीं लग रहा है कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट है राजवल्लभ यादव का। अब राजवल्लभ यादव एक अपनी भी कहानी बोलते हैं कि उनका कहना है, उनका अपना जो वर्जन जब उन्होंने कोर्ट को बताया था, उसमें उन्होंने कहा था कि रात के 10:41 से 6 तारीख की रात को, जिस दिन ये रेप हुआ है, रात के 10:41 से लेकर के अगले दिन यानी कि 7 तारीख की सुबह 5 बजे तक वो अपने घर पे थे ही नहीं। और ये लड़की कह रही है कि मैं 12 बजे के आसपास पहुंचा हूं और 4 बजे वहां से निकल गया हूं, तो मैं तो वहां पे था ही नहीं। तो ये एक, अब उसमें पूरा डिटेल देते हैं, उसमें पूरा, और सारे लोग वहां पे आते हैं, जिन जिन लोगों का नाम, जिसके रात के 10:41 से लेकर के सुबह 5 बजे तक वो किससे मिले, कहाँ गए, क्या क्या किए, वो सारा कुछ देते हैं। सारे लोग एविडेंस में आते हैं। एक IAS ऑफिसर भी हैं झारखंड के, वो उनसे मिलते हैं 10:41 पे, जो TMC हेड वो है, गेस्ट हाउस है नवादा के अंदर। उसके बाद फिर वो ओल्ड गेस्ट हाउस जाते हैं, उसके बाद फिर एक प्रजातंत्र चौक पे जाते हैं, उसके बाद फिर एक पैन का उगाही हो रहा था, वहाँ पे जाके 1-1.5 घंटा रहते हैं। और जहाँ जहाँ पे जाते हैं, जहाँ जहाँ पे काम होता है, उन सभी लोगों को ला के कहते हैं कि मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। लेकिन जो राजवल्लभ यादव का फ़ोन था, उसका लोकेशन बता रहा था उनके घर के आसपास का, पथरा इंग्लिश का। तो जज ने ये बात कहा, जब पटना हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सेशन कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पे जजमेंट दे दिया है कि चूंकि राजवल्लभ यादव का फ़ोन जो है वो पथरा इंग्लिश गांव में ही उसका लोकेशन दिखाया जा रहा है, इसलिए इन्होंने ही कमिट किया, सिर्फ इस एक एविडेंस के आधार पर। बाकी कोई दूसरा एविडेंस नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोकेशन को आधार बना रहे हैं तो उनके पिताजी का लोकेशन को आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? उस सुलेखा देवी के फ़ोन का लोकेशन क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? क्योंकि सुलेखा देवी अगर
उस दिन सुलेखा देवी और उसके साथ जो उसकी राधा देवी थी या फिर बच्ची देवी थी, ये लोग जितने लोग गए हैं राजवल्लभ यादव के पास, उनका फ़ोन लोकेशन जब ट्रेस किया जाता है तो 7 से लेकर के 9 तारीख तक जो है सुलेखा देवी, नवादा छोड़िए नालंदा भी कहीं उनका लोकेशन दिखाई नहीं रहा है। तो जब वहाँ पे उनका लोकेशन ही नहीं दिखा रहा है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सुलेखा देवी उनके साथ गई थी, सुलेखा देवी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर रेप हुआ, लोकेशन उसका अगर मोबाइल जो है, मोबाइल का लोकेशन एविडेंस है तो जिस आधार पे राजवल्लभ यादव को अंदर किया गया और उनको सजा दिया गया, तो ये एक है। अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का देखिए कितने सारे लूप होल्स निकालती है इस कोर्ट। सबसे बड़ा जो लूप होल्स निकालती है कोर्ट कि पुलिस कह रही है कि 9 तारीख को हमें FIR किया गया और 9 तारीख से लेकर के लगातार हम कभी गिरियक गए, कभी राजवल्लभ यादव के घर पे गए, कभी लड़की को हिसुआ लेके गए, कभी जो है वो गिरियक लेके गए, अलग अलग जगह शिनाख्त कर रहे थे या फिर जांच कर रहे थे। लेकिन जो नवादा का जो डायरी मेंटेनेंस है, क्योंकि जब आप पुलिस में काम कर रहे होते हैं तो आपको एंट्री करना पड़ता है कि आप कौन सी गाड़ी किसको अलॉट किया गया है और कितने बजे अलॉट किया गया है, किस काम के लिए अलॉट किया गया है, किसी की गाड़ी फिक्स नहीं होता है। तो इस केस से रिलेटेड एक भी गाड़ी अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है 9 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में। 16 तारीख के बाद इसमें अलॉटमेंट होता है गाड़ी का। तो जब गाड़ी ही नहीं अलॉट हुआ तो आप कैसे चले गए वहाँ पे चिमनी पे या गिरियक या फिर जो है कौशल यादव इसके राजवल्लभ यादव के घर पे, ये कोर्ट पूछ रही है पुलिस से। इसके अलावा और भी सवाल पुलिस से पूछा जाता है कोर्ट के द्वारा, जिसका कोर्ट के पास कहीं कोई जवाब नहीं होता है। उदाहरण के लिए कोर्ट पुलिस से पूछती है कि जिस कपड़े में लड़की का रेप हुआ है वो कपड़ा कहाँ है, वो कपड़े का कोई अता पता नहीं है। पुलिस कहती है कि चूंकि वो 3-4 दिन हो गया था, लड़की ने कपड़े को धो दिया था 2-2 बार, तो हमने नहीं ध्यान दिया। अब फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा नहीं आएगा ये भी पुलिस ही तय करने लगी है। तो ऐसे रिगिंग आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब इसमें जो केस आ रहा है, जो एविडेंस के रूप में या फिर सब पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए या फिर जो कह सकते हैं गवाह प्रस्तुत किए गए, उनके विरोध में जो गवाह प्रस्तुत किया गया यानी कि राजवल्लभ यादव के विरोध में, और रेप के पक्ष में जो गवाह पेश किए गए वो 22 थे। उस 22 में से लड़की की दोनों बहनें प्लस उनके पिता यानी कि 2 + 2 4 हो गए ये, और बाकी 18 जो मेडिकल स्टाफ थे यानी तो पुलिस थी। एक भी व्यक्ति, इनफैक्ट इनका भाई, लड़की का भाई तक को गवाह नहीं बनाया गया। उस लड़की के बगल में 2 लड़कियां रहती थी, वो भी पढ़ाई करती थी, उसको गवाह नहीं बनाया गया। जो राजवल्लभ यादव का ड्राइवर है, राजवल्लभ यादव कह रहे हैं कि वो दिन भर जो है वो रात भर घूमते रहे हैं नवादा और या अलग अलग जगहों पे, राजवल्लभ यादव के ड्राइवर को भी इसमें पेश नहीं किया गया। जो उस लड़की के मकान मालिक हैं, ताकि मकान मालिक बता दे कि हाँ भाई यहाँ पे कौन था या नहीं था, कौन आया था लेने के लिए नहीं आया था, मकान मालिक तक का, किसी का, पड़ोसी का किसी का नहीं लिया गया। पुलिस तो बख्तियारपुर गई ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखिए 315 पेज का अगर हम आपको सब कुछ बताने लगेंगे तब तो 1 घंटा भी बीत जाएगा। लेकिन मोटा मोटी लबोलिबाब यही है, इस पूरे एविडेंस जो कलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हुए हैं, पुलिस के ऊपर बहुत सारी लताड़ लगाई गई है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, और बाइज्जत बरी कर दिया गया है बाकी सभी लोगों को, यानी कि 2 लोग तो पहले से ही अपना सजा काट चुके थे। अब इसमें पीछे कारण क्या हो सकता है? अब ये जो अब मैं 2 से 3 मिनट आगे बोलने वाला हूं वो इस जजमेंट का हिस्सा नहीं है, उसमें से 1 या 2 लाइन सिर्फ जजमेंट का हिस्सा है और वहीं से मैं शुरू करता हूं। इस कोर्ट में जो उस समय आरजेडी के विधायक प्रकाशवीर हुआ करते थे रजौली विधानसभा क्षेत्र से, वो और पूर्व विधायक अनिल मेहता, इन दोनों को भी राजवल्लभ यादव ने अपनी तरफ से गवाह के रूप में पेश किया और दोनों ने कहा था कि राजवल्लभ यादव का नीतीश कुमार के साथ बढ़िया संबंध नहीं चल रहा था, वो नीतीश कुमार पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए राजवल्लभ यादव को जानबूझ के फंसाने के लिए इस तरह का काम किया गया। ये कोर्ट के वर्डिक्ट में है। इसके साथ साथ प्रकाशवीर का एक स्टेटमेंट है जब वो बताते हैं कि लगभग 30 दिसंबर 2015 की बात है जब राजगीर नीतीश कुमार आते हैं और वहाँ पे बुलाया जाता है, प्रकाशवीर भी वहाँ पे जाते हैं और राजवल्लभ यादव भी जाते हैं, और वहाँ पे बिजली विभाग के किसी ठेकेदार के सामने नीतीश कुमार राजवल्लभ यादव को डांटते हैं किसी चीज़ को लेकर के। कुछ होगा ठेकेदार और
विधायकों के बीच में तो झगड़े होते ही रहते हैं पैसे की बंदरबांटी के लिए। तो कुछ हुआ होगा विवाद, उसको लेकर के उन्होंने डांटा था और बोला था कि जो है बुरा कॉन्सिक्वेंसेस इसका होगा। और इस आधार पे अनिल मेहता और प्रकाश वीर का ये कहना था कि चूंकि नीतीश कुमार इनसे खफा थे तो हो सकता है ये सब कुछ प्लॉट किया गया सरकार के द्वारा। अब सवाल हमें नहीं पता कि नीतीश कुमार ने प्लॉट करवाया, आज उसी नीतीश कुमार की पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं लोगों का। अब देखिए ये सब जो अब मैं जो बता रहा हूँ इसका कोई एविडेंस नहीं है, जो हवा में बातें हैं, पटना की हवाओं में जो बातें हैं, जो चाय की टपरी से लेकर के बिहार विधानसभा के गेट के बाहर भी होते रहता है, ये सब चर्चे नेताओं के घरों में चर्चे होते थे। उन चर्चों में ये है कि लगभग 15 करोड़ रुपया राजवल्लभ यादव की तरफ से दिया गया है जेडीयू को इस केस में। उसमें सब कुछ मैनेज किया गया, जज को सब कुछ को मैनेज किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, हमें नहीं पता। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी अशोक यादव तो ऑलमोस्ट जो है अनऑफिशियली जेडीयू में आ ही चुके हैं, साथ में राजवल्लभ यादव भी जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। अब फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पार्टी बदल लेने से सारे जो हैं आपके पाप धुल जाएंगे? अगर वो पाप थे तो कोर्ट तो कह रही है कोई पाप ही नहीं किया है राजवल्लभ यादव जी ने। लेकिन जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, उछल उछल के एड़ी उचका उचका के बोला करते थे कि राजवल्लभ यादव तो जो है वो अपराधी हैं, रेप करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, हत्या, कोई काला पहाड़ इनको बोलता है, कोई सफ़ेद पहाड़ बोलता है, क्या क्या बोला जाता है, अपराधियों का सरगना बोला जाता है। तो अपराधी, उसी अपराधी के सरगना को जेडीयू अपने पास लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि जेडीयू के जो 2 सबसे बड़े नेता थे नवादा में, उसके एक एमएलसी थे मुन्ना रागिब, सलमान रागिब और कौशल यादव, ये दोनों के दोनों आ चुके हैं ऑलरेडी आरजेडी में। आरजेडी पहले से ही खफा थी राजवल्लभ यादव से, तो अब राजवल्लभ यादव के पास जेडीयू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और जेडीयू के पास कोई ऑप्शन नहीं है इनको लेने के अलावा, क्योंकि आरजेडी ने ऑलरेडी ये नैरेटिव चला दिया है कि नवादा में अब जेडीयू साफ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जब राजवल्लभ यादव आएंगे नवादा में, तब अब काला पहाड़ साफ होगा या सफ़ेद पहाड़ साफ होगा? ये हम पूरा डेटा के आधार पर पिछले 20 सालों में इलेक्शन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, जब जब टक्कर हुआ है कौशल यादव और राजवल्लभ यादव के बीच में लोकसभा विधानसभा चुनाव और बाकी सारे फैक्टर को लेकर के एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि नवादा में असल में किसका पत्ता साफ हुआ है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। कोई भी सवाल हो पूछिए, हम प्रयास करेंगे जितना अधिक से अधिक हो सके उन सवालों का, क्योंकि हमारे पास सारा वर्डिक्ट है पड़ा हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो नई आई है इस वीडियो में वो हम आपको बता सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।